अध्याय 144 विकल्प। लियाम जैसे ही किसी प्रेत की तरह उसके सामने प्रकट हुआ, फेंग शियू की सांसें अटक गईं। एक धड़कन में वह कुछ ही गज दूर था, अगले ही पल उसका चेहरा फेंग शियू की नजरों में छा गया। उसकी हरकतें इतनी तेज और तेज थीं कि वह अपनी इंद्रियों से भी उसे समझ नहीं पा रहा था। नामुमकिन, फेंग शियू ने सोचा, उसकी पुतलियां सिकुड़ कर चुभने लगी। वह तो बस एक नश्वर है। लेकिन रुकने का समय नहीं था। लियाम की मुक्का उसके चेहरे की ओर मुड़ी। फेंग शियू ने सहज प्रतिक्रिया दी और रोकने के लिए अपनी बाहों ऊपर उठाई। टक्कर बिजली की तरह जोरदार हुई। दर्द उसकी बाह तक पहुंच गया, हड्डियां और मांसपेशियां हिल गईं, और उसके पैर पत्थरों से रगड़ खाते हुए पीछे की ओर मुड़ गए। उसके जूतों में गहरी खरोंचें पड़ गईं, तब जाकर वह रुका। भीड़ एक साथ दंग रह गई। एक फाउंडेशन स्थापना साधक को एक ही मुक्का मारकर पीछे धकेल दिया गया था। फेंग शियू का जबड़ा कस गया। उसका अभिमान, उसका कुल नाम, उसकी श्रेष्ठता का पूरा आभामंडल अपमान से तिलमिला उठा। वह दहाड़ा, उसकी आवाज से डंडों पर टिकी लालटेनें हिल उठी, और उसने अपनी लंबी तलवार खींच ली। म्यान से निकलते ही तलवार की आवाज गूंज उठी, क्यूई के धागों से चमक रही थी जो किनारों पर जुगनुओं की तरह झिलमिला रहे थे। तुम्हारी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाने की। फेंग शियू की आवाज तलवार की तरह तीखी थी। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह झपटा, तलवार बिजली की तरह तेजी से चली। तलवार की नोक सीधे लियाम के दिल पर लगी। लेकिन लियाम अब वहां नहीं था। उसने अपना शरीर थोड़ा सा झुकाया, तलवार इतनी पास से गुजरी कि उसकी आस्तीन का किनारा फट गया। उसी गति में लियाम की मुट्ठी फेंग शियू के पेट में जा लगी। धमाका। फेंग शियू की सांस उसके फेफड़ों से थूक की फुहार बनकर फूट पड़ी। उसका शरीर वार के चारों ओर मुड़ गया और लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा। तलवार लगभग उसकी पकड़ से छूट गई। उसका गला रुंध गया, जलते फेफड़ों में हवा भर रही थी, दर्द से उसकी आंखों से पानी बह रहा था। लेकिन लियाम ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वह आगे बढ़ा, भावशून्य, आंखें ठंडी, और फिर से वार किया। फेंग शियू ने बेतहाशा अवरोध डाला। उसकी तलवार उन्मत्त चापों में चमक रही थी। जैसे ही स्टील टेलीकाइनेटिक दबाव क्षेत्रों से टकराया, हवा में चिंगारियां बरसने लगी। उसका ब्लेड रात भर चीखता रहा, हर वार में क्यूई उड़ेलता रहा, हर वार इतना जोरदार था कि एक पत्थर को चीर सकता था। और फिर भी लियाम का हर वार ऐसे फिसल जाता मानो वह समुद्र पर ही वार कर रहा हो। हर वार अपने निशाने से चूक जाता, किसी अदृश्य शक्ति से विक्षेपित हो जाता, या बस सहज गति से बच जाता। वह क्या है? फेंग शियू के मन में चीख उठी। मैं उसे छू भी नहीं सकता। इसके विपरीत, लियाम ने एक भी चाल व्यर्थ नहीं जाने दी। उसकी मुठ्ठियां, कोहनियां और घुटने एक के बाद एक फेंग शियू के शरीर पर वार कर रहे थे। हर वार ठीक वैसे ही पड़ रहा था जैसे वह चाहता था, और घिनौनी आवाजों के साथ। क्रैक, थड, बूम। लियाम की कोहनी उसके गाल पर लगी और फेंग शियू की पसली जोरदार मुक्के से टूट गई और उसका जबड़ा एक तरफ मुड़ गया। लियाम ने उसकी जांघ पर जोरदार लात मारी तो उसका घुटना मुड़ गया, और उसकी रीढ़ की हड्डी तक जोरदार चोट पहुंची। पत्थरों पर खून बिखरा हुआ था। फेंग शियू टूटे हुए धागों पर लटकी कठपुतली की तरह लड़खड़ा रहा था। उसके महीन रेशमी वस्त्र फट गए थे। उसकी तलवार वाली भुजा जोर जोर से कांप रही थी। उसकी आभा अभी भी भड़क रही थी, लेकिन वह घिसी हुई, अस्थिर थी, और हमले के नीचे खून बह रहा था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अविश्वास में जयकार कर रहे थे, कुछ डर के मारे पीछे हट गए, जबकि दर्शकों में बैठे साधक अविश्वास से बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, और कुछ उत्सुकता भरी निगाहों से। यह फेंग शियू है, नगर के स्वामी का पुत्र। उसे पीटा जा रहा है, एक नश्वर द्वारा। फेंग शियू का गर्व उसके दर्द से अधिक जोर से चीखा। बस, वह चिल्लाया, और अपनी बची हुई सारी ताकत को बाहर निकाल लिया। उसकी तलवार धधक उठी, क्यूई स्टील में तब तक उड़ती रही जब तक वह सफेद गर्म नहीं हो गई। उसने अपनी सबसे मजबूत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसे घुमाया, एक ऐसा व्यापक चाप जिसका उद्देश्य लियाम को दो टुकड़ों में चीर देना था। पत्थर की सड़क जोर से चटक गई। भीड़ घबरा गई और अपनी आंखें चमक से बचाने लगी। लेकिन लियाम ने बस अपना हाथ उठाया।
उसका दूर गतिज क्षेत्र एक दबाव की तरह कस गया और ब्लेड एकदम रुक गया। फेंग शियू के लाख जोर लगाने के बावजूद वह बीच में ही जम गया। तुम, फेंग शियू हौंफते हुए बोला, उसकी नसें फूल गईं क्योंकि उसने और क्यूई वार में डाल दी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तलवार कांप उठी, कराह उठी, फिर टूट गई। आवाज बंदूक की गोली जैसी गूंजी। आधी तलवार बेकार में सड़क पर गिर पड़ी। फेंग शियू लड़खड़ाकर पीछे हट गया और टूटे हुए मूठ को डर से घूरने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लियाम का मुक्का उसके चेहरे पर जोर से लगा। हड्डियां चटकने लगीं। उसकी नाक से खून बहने लगा। फेंग शियू लड़खड़ा गया और एक और मुक्का उसकी पसलियों में, एक और उसके पेट में, और एक और उसके जबड़े पर लगा। बूम बूम बूम। हर वार ढोल की थाप की तरह बेरहम और निर्दयी था। फेंग शियू की चीखें गीली गड़गड़ाहट में बदल गईं, उसके मुंह में खून भर गया और उसकी आभा बिखर गई। जब तक लियाम ने उसका कॉलर पकड़कर उसे सड़क के उस पार फेंका, तब तक फेंग शियू को पहचानना मुश्किल हो गया था। उसके रेशमी वस्त्र फटकर चिथड़े हो गए थे, उसका चेहरा सूजा हुआ और खून से लथपथ था, उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। वह एक दीवार से टकराया और हड्डियों को झटकने वाली आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। भीड़ स्तब्ध होकर, विस्मय में डूबकर चुप हो गई। फेंग शियू कराह उठा और अपने शरीर को ऊपर उठने के लिए मजबूर कर दिया। उसका अभिमान उसे नीचे नहीं रहने दे रहा था। उसने खून थूका, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और अपनी टूटी हुई तलवार ऐसे उठाई जैसे कोई बच्चा लाठी लहरा रहा हो। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने लियाम को चुनौती भरी नजरों से देखा। तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। लियाम की आंखें सिकुड़ गईं। वह आगे बढ़ा, उसका शरीर धुंधला सा हो गया और पलक झपकते ही वह फिर से फेंग शियू के सामने था। उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने युवा स्वामी के गले को लोहे की पट्टी की तरह जकड़ लिया। जैसे ही उसके पैर जमीन से उठे, फेंग शियू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बेतहाशा लात मारी, बाहें फड़फड़ाईं, टूटी तलवार बेकार में पत्थरों पर टकरा रही थी। लियाम की कलाई पर पंजा मारते हुए उसकी ठुड्डी से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। भीड़ में हड़कंप मच गया, कुछ ने अपने मुंह ढके, कुछ पीछे हट गए। कुछ साधक फुसफुसाते हुए सोच रहे थे कि क्या लियाम सचमुच ब्लैकस्टोन शहर के बीचों बीच सिटी लौट के बेटे को मारने की हिम्मत करेगा। लियाम की निगाहें बर्फ जैसी थीं। उसका हाथ स्थिर था और उसने फेंग शियू को किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह उठा रखा था। उसका मन शांत था, बहुत शांत। क्या मुझे इसे यही खत्म कर देना चाहिए? उसने सोचा। एक जोर का धक्का और बस। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? सच तो ये था कि वो गुस्से में था और 1 महीने में पहली बार उसे गुस्सा आया था। उसने अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर दी, इतनी कि फेंग शियू का चेहरा बैंगनी पड़ गया। युवा मालिक की आंखें घूम गईं, उसके नाखून लाचारी से लियाम की बाह को कुरेद रहे थे। लेकिन अगर मैं उसे मार दूं? लियाम के विचार तेज हो गए। पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। फेंग परिवार, नगर स्वामी, उसका समर्थक संप्रदाय सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इस शहर को खून से लथपथ कर देगा और मेरा नाम हत्या के दाग में रंग जाएगा। वह फेंग शियू की भयभीत आंखों में देखता रहा, अहंकार के अंतिम धागे को शुद्ध अनफिल्टर्ड भय में बदलते हुए देख रहा था। सन्नाटा दमघोंटू था। भीड़ भी सांस रोके इंतजार कर रही थी। लियाम की पकड़ मजबूत बनी रही, लेकिन उसके विचार किसी निर्णय के किनारे पर पड़े ब्लेड की तरह डगमगा रहे थे। उसे मार दो या उसे जीने दो। अध्याय 145, चुने गए विकल्प। लियाम की उंगलियां धीरे धीरे फेंग शियू के गले पर कस गईं। युवा स्वामी का शरीर पानी से खींची गई मछली की तरह तड़प रहा था, उसकी बाहें उसकी मजबूत पकड़ के सामने बेतरतीब ढंग से फड़फड़ा रही थी। उसकी उभरी हुई आंखों में शुद्ध भय झलक रहा था, लेकिन लियाम का अपना चेहरा शांत था, अविश्वसनीय रूप से शांत, मानो पत्थर से तराशा गया हो। भीड़ जमी हुई थी, सांसें अटकी हुई थी, उनके दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि मानो उसकी गूंज पक्की सड़क तक पहुंच रही हो। सबके, यहां तक कि उनके बीच छिपे किसानों के भी, पेट में दर्द हो रहा था। कोई हिला तक नहीं, कोई बोला भी नहीं। वे बस एक ही सवाल सोच रहे थे,
क्या यह नाम अजनबी सचमुच दिनदहाड़े नगर के स्वामी के बेटे की हत्या करने जा रहा है? अंदर ही अंदर लियाम का मन उथल पुथल में था। उसके विचार चाकुओं की तरह घूम रहे थे, हर पक्ष विपक्ष पर विचार कर रहे थे। उसे मारने का मतलब है पुल जलाना, खुद को सत्ता का दुश्मन बताना। ब्लैकस्टोन से जुड़े हर संप्रदाय, हर कबीला उस पर नजर रखेगा। और फिर भी उसे जिंदा छोड़ने का मतलब है कल भी यही तमाशा दोहराना। मैंने उन्हें मौके दिए हैं, बहुत सारे। उन्होंने सोचा कि क्या वह किसी भी निर्णय के बाद आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। तभी उसके दिमाग में वह जानी पहचानी आवाज कौन थी, वही आवाज जो रेस्तरां में उससे बात कर रही थी। उसे मत मारो। लियाम थोड़ा सा अकड़ गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। आवाज आगे बढ़ी, यहाँ नगर स्वामी के बेटे को मारने से तुम्हारी पीठ पर एक ऐसा बड़ा निशाना लगेगा जो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं देख सकता हूं कि तुम उनके गुस्से से नहीं डरते, लेकिन मैं यह भी देख सकता हूं कि तुम्हारे पास करने को बहुत कुछ है, इसलिए तुम छोटी मोटी रंजिशों में फंस नहीं सकते। चूंकि तुमने पहले ही इस पर इतना समय लगा दिया है, तो बेहतर होगा कि तुम उसे जाने दो। फिलहाल दया ही ज्यादा तेज धार है। लियाम का जबड़ा कस गया, उसकी गर्दन की रस्सियां खींच गईं। उसका आंतरिक संघर्ष सिर्फ फैंग शियू की त्वचा पर उसकी उंगलियों के हल्के कंपन में ही झलक रहा था। दया। वह मन ही मन बुदबुदाया, लगभग प्रसन्नचित होकर। मैंने उन पर दया की। मैंने उन्हें चेतावनियां दी। मैंने उन्हें जाने दिया जबकि उन्हें मर जाना चाहिए था। और फिर भी वे फिर से मेरे पीछे भौंक रहे हैं, ऐसे कुत्तों की तरह जो इतने मूर्ख हैं कि अपने सामने खड़े भेड़िए को पहचान ही नहीं पाते। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली और मन ही मनाह भरी। फिर ढीली पड़ने के बजाय उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। कप्तान की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चुपचाप देख रहा था, लियाम की मौजूदगी के भारी बोझ से जड़वत, लेकिन अब एहसास उसे ठंडे लोहे की तरह चुभ गया। यह अजनबी फैंग शियू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रुको। कप्तान दहाड़ा, उसकी आवाज तनाव से फट गई। उसका आभामंडल मशाल की तरह भड़क उठा, उसकी नसें फूल गईं और वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। अगर तुम उसे मारोगे तो खुद भी बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो? वह नगर स्वामी का बेटा है जिसे तुम अपने हाथ में पकड़े हुए हो। उसे मार दो और तुम्हारा हश्र मौत से भी बदतर होगा। फैंग परिवार तुम्हें कभी चैन से नहीं बैठने देगा। नगर स्वामी खुद तुम्हारी आत्मा को चीरकर तुम्हारी राख बिखेर देगा। उसे अभी मार डालो। भीड़ की सांसें थम गईं, उनका डर और भी बढ़ गया। नगर प्रभु का नाम सीधे पुकारना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन लियाम सिर्फ मुस्कुराया। उसके होंठों का एक ठंडा, बेरुख मोड़ था जिसने हर देखने वाले के पेट में मरोड़ पैदा कर दी। कप्तान को घूरते हुए उसकी आंखें तेज स्टील की तरह चमक रही थी। तो फिर ले आओ, लियाम ने धीरे से कहा। उसका स्वर शांत था, फिर भी वह खामोश सड़क पर बिजली की तरह गूंज रहा था। नगरपाल खुद आए, मैं इंतजार करूंगा। और उसकी कलाई के एक तेज मोड़ के साथ सड़क पर एक भयानक दरार की आवाज गूंज उठी। फांग शियू का शरीर एक बार ऐंठ गया, फिर ढीला पड़ गया। उसकी उभरी हुई आंखें मानो दम तोड़ गईं। अहंकार और अवज्ञा की आखिरी चिंगारी खामोशी में बुझ गई। भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। कुछ चीखे, कुछ लड़खड़ाकर पीछे हट गए। माए अपने बच्चों की आंखों को ढक रही थी, जबकि कठोर साधक तेज सांसें ले रहे थे। हवा में भय की धातु जैसी गंध फैल गई थी। कैप्टन बस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से ने उसे जकड़ लिया। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी कनपट्टियों पर नसें रेंगने लगी। कमीने, वह गुस्से से भरकर चिल्लाया। मार डालो इसे। युवा मास्टर फैंग का बदला लो। बचे हुए पहरेदारों ने, जिनकी आंखें डैक और क्रोध से लाल हो गई थी, एक स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साथ हमला करते हुए भाले उठाए और पत्थरों पर जूते गड़गड़ाने लगे। लेकिन इस बार लियाम ने इंतजार नहीं किया और न ही खुद को रोका। वो पहले ही हद पार कर चुका था। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके हाथ के एक झटके से एक अदृश्य शक्ति ज्वार की लहर की तरह बाहर की ओर फूट पड़ी। पहले दो पहरेदारों के पैर उखड़ गए, उनकी छाती मानो पत्थरों से टकराकर धंस गई।
वे गीली कड़कड़ाहट के साथ दीवार से टकराए और बेजान होकर नीचे गिर पड़े। दूसरे ने चीखते हुए अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लियाम को दो टुकड़ों में बांटने के इरादे से। तलवार बीच में ही जम गई, किसी अदृश्य पकड़ में फंस गई। लियाम ने अपनी उंगलियां मरोड़ ली। गार्ड का अपना हथियार उसके हाथ में उलट गया और उसकी छाती में धंस गया। उसकी चीख रुक गई और उसकी जगह एक गुर्राहट ने ले ली, क्योंकि उसके होठों से खून बहने लगा था। बाकी लोग लड़खड़ा गए, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन गुस्से ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे एक साथ 4-4 की संख्या में उनके करीब पहुंच गए, उनके भाले हर तरफ से वार कर रहे थे। लियाम का हाथ आलस से उठा। हथियार उस तक पहुंचने से पहले ही टूटकर बिखर गए और टुकड़ों में बिखर गए, जो हवा में तीरों की तरह सीटी बजाते हुए निकल गए। टुकड़ों ने अपने धारकों को चीर डाला, कवच और मांस दोनों को चीर डाला। पहरेदार लड़खड़ा गए, उनके दर्जनों घावों से खून बह रहा था, और फिर वे पत्थरों पर गिर पड़े। कप्तान आखिरी था। उसका आभामंडल भड़क उठा और उसने दहाड़ते हुए खुद को आगे की ओर फेंका और अपनी सारी ताकत एक आखिरी वार में झोंक दी। लेकिन लियाम को उसके साथ खेलने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने छलांग लगाते समय कैप्टन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं और वह जमीन पर गिर गया। लियाम की टेलीकिनेसिस के कारण उसका शरीर ऐंठ गया, एक के बाद एक हड्डियां टूटने लगी, जब तक कि उसका कवच कागज की तरह नहीं टूट गया। आदमी ने आखिरी बार एक घुटी हुई चीख निकाली, इससे पहले कि उसकी खोपड़ी पत्थरों से टकराकर टूट गई, और वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसके बाद सन्नाटा छा गया। एक भारी, दमघोंटू सन्नाटा जिसने पूरी सड़क को निगल लिया। सन्नाटा दमघोंटू था। ब्लैकस्टोन की सड़कों पर छाई धुंध भी नरसंहार से पीछे हटती दिख रही थी। भीड़ की हर नजर, हर कांपती सांस लियाम पर टिकी थी। इस सब के बीच में वो धीरे धीरे मुड़ा, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, उसकी आंखें ठंडे लोहे के दो गड्ढों के समान थीं। उसकी नजर जुवान यू और उसके भाई पर पड़ी, जो अब होश में थे। वे शुरू से ही सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही फैंग शियू को लियाम के पीछे भेजा था। दोनों भाई अपनी जगह पर ही जम गए थे, लाशों की तरह पीले पड़ गए थे, उनका पहले वाला अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। जुवान यू के होंठ बिना आवाज के कांपने लगे और उसके भाई का हाथ उसकी बगल में फड़कने लगा। वह सहज रूप से अपनी तलवार की ओर बढ़ा, हालांकि डर के कारण वह उसे खींच नहीं सका। लियाम का जबड़ा कस गया और एक खामोश विचार उसके दिमाग में ऐसे आया जैसे कोई ब्लेड हड्डी को खुरच रहा हो। यही वजह है, जड़ में सड़न, और मेरे अपने अनिर्णय ने इसे और बढ़ाया। लियाम की आंखें सख्त हो गईं और बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया। टूटे हुए परशु के दो टुकड़े दांतेदार, ताजे खून से लथपथ पत्थरों से उठे। ये टुकड़े ऊपर की ओर ऐसे तैर रहे थे जैसे गेंद सड़े हुए मांस पर चक्कर लगा रहे हों, और लैंप की रोशनी में हल्की सी चमक रहे थे। जुवान यू की आंखें भय से चौड़ी हो गईं जब उसे आखिरकार अपनी आवाज मिली। कर रुको। टुकड़े आगे की ओर उछले, उनकी गति इतनी तेज थी कि उनकी आंखें उनका पीछा नहीं कर सकती थीं। स्टील की दो धारियां थीं जो हवा को चीर रही थीं। ब्लेडों ने भाइयों के गले को आर पार कर दिया। उनकी आंखें उभरी हुई थीं, हाथ बेतहाशा बहते जख्मों को पकड़े हुए थे। घुटी हुई गड़गड़ाहट से सड़क भर गई थी, और उनके वस्त्रों पर खून की धाराएं बह रही थीं, जिससे भड़कीले रेशमी कपड़े पर छाया से भी ज्यादा गहरा दाग लग रहा था। जुवान यू घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखें अविश्वास, घृणा और निराशा से लियाम पर टिकी थीं, जिससे उसकी आखिरी अभिव्यक्ति कुछ विचित्र सी हो गई थी। उसका भाई उसके बगल में कराह रहा था, उसका शरीर एक बार उठ गया, फिर दोनों निश्चल हो गए। पत्थरों पर खून के धब्बे थे। लाशें टूटे हुए ढेरों में बिखरी पड़ी थी और खून की गंध हवा में भरी हुई थी, घनी और दम घोंटने वाली। लियाम बीच में खड़ा था, उसके दोनों हाथ उसकी बगलों में ढीले थे, उसकी सांसें शांत और स्थिर थीं। उसका चेहरा निर्लिप्त, ठंडा और नरसंहार से अछूता था। भीड़ आंखें फाड़े और दिल कांपते हुए देखती रही। किसी की भी हिलने डुलने या बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे बस यही देख पा रहे थे कि लियाम मुड़ा, हल्के से हाथ झाड़े जैसे धूल झाड़ रहा हो, और बिना पीछे मुड़कर देखे चला गया। उसका हर कदम गूंज रहा था, स्थिर और बिना किसी हड़बड़ी के।
और एक बार भी वह लड़खड़ाया नहीं या अपने कंधे के ऊपर भी नहीं देखा। लियाम के लिए सब खत्म हो चुका था, फैसला हो चुका था, तलवार गिर चुकी थी और अब आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। चाहे नतीजा कितना भी खूनी क्यों न हो, उसके पास छोटी मोटी रंजिशों में समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। अध्याय 146 प्रतिशोध। पिछले अध्याय में परिवर्तन किए गए। ब्लैकस्टोन की सड़कें अभी भी पिछली रात के खून से सनी हुई थी जब भोर में शहर के गार्डों की पहली टुकड़ी वहां पहुंची। वे अपने बूटों से पत्थरों पर वार करते हुए घटनास्थल की ओर दौड़े। उनका नेतृत्व एक कैप्टन कर रहा था जिसका चेहरा क्रोध से पीला पड़ गया था। जो दृश्य उनके सामने आया उसे देखकर उनके मुंह बंद हो गए। टूटे हुए हालबट टुकड़ों में बिखर गए थे। पत्थर की दीवारें उन जगहों पर टूट गई थी जहां लाशें टकराई थी, और सड़क पर ही लाशें विचित्र ढेरों में बिखरी पड़ी थी। शहर के राजा का बेटा फेंग शियू, जिसके रेशमी वस्त्र लाल रंग में भीगे हुए थे, जुवान के उत्तराधिकारी, जिनके गले नुकीले स्टील के टुकड़ों से छेदे गए थे, और लगभग 1 दर्जन रक्षक जिनके कवच खिलौनों की तरह क्षतिग्रस्त और फटे हुए थे। काफी देर तक उनके बीच घुटन भरी खामोशी छाई रही। नए पहरेदार जड़वत खड़े रहे। उनके सामने के दृश्य की क्रूरता देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी कैप्टन ने कर्कश आवाज में दहाड़ लगाई। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। शवों को तुरंत एस्टेट में वापस ले जाओ, उसने आदेश दिया। वे लोग आज्ञा मानने के लिए दौड़ पड़े और शवों को अपने साथ लाए हुए वैगन में रखने लगे। क्रोध और भय के मिश्रण से उनकी हरकतें अकड़ गईं। जब उन्होंने फेंग शियू के शव को उठाया तो पत्थरों पर खून फैल गया। उसका चेहरा सूजा हुआ और पहचान में नहीं आ रहा था। हवा में मौत की तांबे जैसी दुर्गंध फैली हुई थी। लेकिन कप्तान खुद ही मुड़ा। उसकी आंखों में गंभीर इरादे की चमक थी। वह ब्लैकस्टोन के सबसे कुख्यात सूचना केंद्र क्रिम्सन पवेलियन में धावा बोल गया, और कुछ ही पलों में वह आदमी हाथ में एक लुढ़का हुआ चर्मपत्र लिए बाहर निकला। चित्र बिल्कुल सटीक था, इतना साफ कि मानो जिंदा हो। हत्यारे का चेहरा, तीखी आंखें, शांत चेहरे, भावशून्य फिर भी खौफनाक। लियाम का। कैप्टन के जूते जमीन पर जोर से टकरा रहे थे जब वह प्रतिमा को सीधे सिटी लॉर्ड की संपत्ति पर ले जा रहा था। तारांकन तारांकन तारांकन। एस्टेट के अंदर हवा स्वयं दबी हुई हिंसा से कांपती हुई प्रतीत हो रही थी। ब्लैकस्टोन के नगर स्वामी फेंग चेन अपने कक्ष में खड़े थे। उनका सुंदर चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। नक्काशीदार खिड़कियों से आती सुबह की हल्की धूप उनकी आंखों के तूफान को कम करने में कोई मदद नहीं कर रही थी। किसी ने हिम्मत की थी, किसी ने सचमुच हिम्मत की थी। उसका बेटा, उसका इकलौता खून का वारिस ब्लैकस्टोन की सड़कों पर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। उसके पहरेदारों ने उसे कत्ल कर दिया। उसके घराने के सहयोगी जुबान वारिसों को बिना किसी हिचकिचाहट के मार डाला गया। यह सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह अपमान था, और यह उनके शहर में, उनके शासनकाल में, उनके नागरिकों के सामने हुआ था। इससे यह अक्षम्य हो गया। फेंग चेन की छाती धड़क उठी जब उसकी आवाज उसके सामने घुटने टेके गार्डों पर बिजली की तरह बरसी। मैं उसे जिंदा ही खाल उधेड़ दूंगा। उसकी खाल इंच इंच करके तब तक उधेड़ूंगा जब तक वह मौत की भीख न मांगने लगे। उस कमीने ने मुझे अपमानित करने, ब्लैकस्टोन के सामने मेरे घर को शर्मसार करने की हिम्मत की। मैं उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहरेदार और भी नीचे झुक गए और उनकी ओर से आती हत्या की मंशा की लहरों के नीचे कांपने लगे। एक आदमी उसके बगल में शांति से खड़ा था, लंबा चौड़ा, स्थिर लेकिन खींचे हुए ब्लेड की तरह तेज। यह फेंग चेन था, फेंग चेन का दाहिना हाथ और सबसे वफादार रक्षक। कैप्टन दौड़कर कमरे में आया और घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों से चित्र को ऊपर उठाए बोला, महाराज, अपराधी की पहचान हो गई है। फेंग चेन ने चर्मपत्र उठाया और एक ही झटके में उसे खोल दिया। चेहरे को देखते और उसके बगल में लिखी जानकारी पढ़ते हुए उसकी आंखें जलने लगी। साधारण आकृतियां, खेती का कोई निशान नहीं, कोई कुल चिन्ह नहीं, एक नश्वर। यह देखकर फेंग चेन के चेहरे पर क्रोध और भी गहरा हो गया। एक नश्वर, उसने थूका, उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। मेरा बेटा, एक साधारण नश्वर ने मार डाला। फेंग चेन, जी महाराज, उसे ढूंढो।
उसे जिंदा यहाँ खींच लाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने पहरेदारों को ले जाओगे। मैं चाहता हूं कि जब वह मेरे सामने घुटने टेके तो वह सांस ले रहा हो। फैंग चेंग ने गहराई से झुककर प्रणाम किया, फिर सैन्य सटीकता के साथ मुड़ा, जैसी आपकी आज्ञा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, भालों और फरसों से लैस एक दर्जन कुलीन पहरेदार उसके पीछे पड़ गए। उनके कदम गरज रहे थे, हवा में जानलेवा इरादे छाए हुए थे। उनके पीछे फैंग चेन ने अपनी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में खून के धंस गए। उसने मन ही मन कसम खाई, तुमने मेरे शहर में मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि जब एक कुत्ता बाघ पर अपने दांत दिखाता है तो क्या होता है। तारानकन तारानकन तारानकन। सुबह के मध्य तक ब्लैकस्टोन की टाइलों वाली छतों के ऊपर सूरज की तपिश तेज हो गई थी, लेकिन गर्मी की बजाय शहर में ठंड का तनाव छाया हुआ था। यह बात पहले ही जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। नगर स्वामी का पुत्र मर चुका था, जुबान परिवार के उत्तराधिकारी मर चुके थे, और हत्यारा न तो कोई संप्रदाय का अनुयायी था, न ही कोई दुष्ट साधक, न ही कोई छद्म वेशधारी वृद्ध। नहीं, वो एक नश्वर था, एक अनाम बाहरी व्यक्ति जिसका कोई साधना आधार नहीं था। इसकी मूर्खता हर किसी की जुबान पर थी। असंभव, एक नश्वर प्राणी फोंग शियू को कैसे मार सकता है? मैंने सुना है कि उसने अपना हाथ उठाकर ही हथियार तोड़ दिए। नहीं नहीं, अफवाहें तो पहले से ही जोर पकड़ रही हैं। लेकिन यह सच है कि उसने उन्हें मार डाला। आज सुबह उनके शव सड़कों पर ले जाए गए। नगर स्वामी क्या करेंगे? वह क्या कर सकता है? यदि यह अजनबी खुलेआम उसकी अवज्ञा करेगा, तो क्या इससे ब्लैकस्टोन का पूरा संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? हर बड़ी और छोटी सेना सांस रोके देख रही थी। सभी ने अपने कान तेज कर लिए थे उस वज्रपात की प्रतीक्षा में जो निश्चित रूप से होने वाला था। और अपराधी, वह ब्लैकस्टोन के बाजारों में आराम से टहल रहा था। लियाम भीड़ भाड़ वाली दुकानों के बीच से गुजर रहा था, उसके हाथ जेबों में थे, चेहरा शांत था, मानो सड़कों पर रईसों का खून अभी भी सूखा नहीं था। वह इस समय बाजार के दृश्य का आनंद ले रहा था और अब वह ध्वनि से जीवंत हो उठा था। उम्मीद तो यही थी कि उसके किए के बाद वह धरती पर वापस लौट आएगा, लेकिन वह नहीं लौटा। वह जानता था कि चाहे वह कितना भी भागे, वे उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए भागने से बेहतर था कि यही काम निपटा लिया जाए। बाजार में वह जो कर रहा था, उसकी बात करें तो उसे अयस्क, जड़ी बूटियां और गोलियां मिल रही थी। उसे अभी और शोध सामग्री की जरूरत है। वह कच्चे अयस्कों से भरे एक स्टॉल पर रुका। उसने हाथ बढ़ाकर एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा। लियाम ने अनावश्यक विचारों से खुद को परेशान न करने का निर्णय लिया, तथा विक्रेता को कुछ सोने के सिक्के दिए, तथा अयस्क को अपने स्थान पर रख लिया। एक एक करके वह दुकानों में गया, जड़ी बूटियों के बंडल, गोलियों के जार, अपरिष्कृत खनिजों की बोरियां खरीदी, और उसने बिना मोलभाव किए भुगतान कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद जब उसकी खरीदारी पूरी हो गई, तो चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान लिए वह आखिरी दुकान से बाहर निकला। ये सब लूसी को कुछ समय तक व्यस्त रखेंगे। वह अभी भी मन ही मन सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि दर्जनों बख्तरबंद पहरेदार बाहर कतार में खड़े हैं, उनके हालबट धूप में चमक रहे हैं। उनके पीछे एक अकेला आदमी खड़ा था, ऊंचा, उसकी आभा तूफानी लहरों की तरह फैल रही थी। जब वे उसकी दूर संवेदी संवेदना की सीमा में आए, तब उसने उन्हें पहले ही देख लिया था, और वह मन ही मन मुस्कुराया। आने वाले टकराव को भांपकर भीड़ पहले ही लहरों की तरह पीछे हटने लगी थी। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और अपना सामान समेट लिया। दर्शक सुरक्षित दूरी से गुस्से में फुसफुसा रहे थे, उनकी नजरें नश्वर और नगर स्वामी के दाहिने हाथ के बीच घूम रही थी। लियाम की नजरें एक बार उस दृश्य पर घूमी, फिर थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि वे यहाँ क्यों थे। फैंग चेंग आगे बढ़ा और उसे गौर से देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे इस आदमी में साधना का कोई निशान नजर नहीं आया, न चीका कोई उतार चढ़ाव, न शक्ति का कोई आभामंडल। बस एक नश्वर शरीर खड़ा था। तो फिर कप्तान की रिपोर्टें झूठ नहीं थी। यह सचमुच वही आदमी था। वह जोर से हंसा, उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। तो अफवाहें सच थीं।
तुम तो बस एक नश्वर हो। मुझे लगा था कि मेरा सामना किसी छिपे हुए बुजुर्ग से होगा, किसी संप्रदाय के साधक से जो हमारा मजाक उड़ाने के लिए भेष बदल कर आया है। लेकिन नहीं, मेरे स्वामी का बेटा इसी से मारा गया। उसके होंठ सिकुड़कर व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, दयनीय। उसने आलस से हाथ हिलाते हुए अपने आदमियों की ओर सिर घुमाया। इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे घसीटकर वापस जागीर में ले जाओ। शहर का सरदार इसे जिंदा चाहता है। गार्ड एक साथ दहाड़ते हुए लियाम पर टूट पड़े, लेकिन लियाम नहीं हिला। उसके विचार आयामी अंतरिक्ष तक पहुंच गए और एक विचार के साथ सिल्वरलीफ उसकी मुट्ठी में आ गया। ब्लेड ने गाना गाया, एक स्पष्ट गूंजती हुई ध्वनि जो सड़क के उस पार गूंज उठी, और उसी क्षण लियाम ने अपनी आभा को मुक्त कर दिया। यह असंख्य आयुध संविधान की सर्वोच्च प्रतिध्वनि थी। हवा घनी हो गई। पहरेदारों के फरसे जोर से कांपने लगे, उनके ब्लेड मानो झुक रहे हों। बाजार की दुकानों में रखे हथियार, तलवारें, भाले, यहां तक कि रसोई के चाकू सब थरथराने लगे तो भीड़ की सांसें थम गईं। फैंग चेंग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, वह बहुत हैरान लग रहा था। उसकी आभा को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, एक अदृश्य ज्वार ने उसे पीछे धकेल दिया। लियाम ने सिल्वरलीफ को उठाया, जिसका किनारा चमक रहा था, और उसकी शांत आवाज स्तब्ध बाजार में गूंज उठी। तुम मुझे जंजीरों में बांधकर घसीटना चाहते हो? वह मुस्कुराया, तो आओ कोशिश करो। और उनके द्वारा पहला कदम उठाने की प्रतीक्षा किए बिना ही लियाम ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया।